बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। ओके, लेक्चर नंबर 2 के साथ एक बार फिर चैप्टर नंबर 3 लेके फिज़िक्स में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है न्यूटन्स के लॉ डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 में इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया था वो हम ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। हमने डिस्कस किया था डायनामिक्स के भी, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होती है उसकी क्या कॉज होगी। डायनामिक्स हमने कहा, फोर्स हमने डिस्कस की, फोर्स के बाद हमने इनर्शिया डिस्कस किया और उसके बाद हमने मोमेंटम डिस्कस किया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर में जो है वो लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे जो कि न्यूटन ने दिए, और उसके 3 लॉ हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज 2 नहीं तो 1 तो कंफर्म हम पढ़ने जा ही रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो फर्स्ट लॉ है वो हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन ने जो अपना पहला कानून दिया था अबाउट मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में, वो क्या होगा। उसने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहता है कि ये जो मेरा लॉ है ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो कि रेस्ट में है या फिर किस में है, हरकत में है, मोशन में है, और वो हरकत किस में है, यूनिफॉर्म स्पीड से हो रही है, किस में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट फर्स्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब पहले आप नेट फोर्स जो है ना उसको ज़रा समझ लें कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि जब लेट्स सपोज कोई एक ब्लॉक है, इस पर अगर मैं ऊपर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो डियर स्टूडेंट्स ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? डेफिनेटली ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको अपवर्ड क्या लगाऊं, 5 ही न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो आप मुझे बताएंगे कि अब ये किधर मूव करेगा? बिल्कुल ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 न्यूटन डाउनवर्ड एंड दिस वन 5 न्यूटन अपवर्ड कैंसल टू ईच अदर एंड द रिजल्टिंग रिजल्ट इज 0। अब हमने एक बात डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि फोर्स लगने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई रिजल्ट भी मिले, सम टाइम उसका रिजल्टेंट 0 होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है वो लग रही होती है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो अब आप ये देखेंगे 5 न्यूटन डाउनवर्ड एंड 5 न्यूटन अपवर्ड दे आर कैंसल टू ईच अदर। तो हम इसका क्या कहेंगे कि नेट रिजल्ट यानी कि नेट फोर्स क्या है? तो आप कहेंगे सर नेट फोर्स तो फिर इसकी क्या है? 0 है। अब वो 0 क्यों है? क्योंकि वाई एक्सिस अगर आप पॉजिटिव लेते हैं और वाई एक्सिस ये नेगेटिव लेते हैं तो डायरेक्शनल एक प्लस होगा और एक की डायरेक्शन की वजह से क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 5 - 5 क्या होगा? आपके पास 0 आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये नेट फोर्स वो है, यानी कि अगर आपके पास सम ऑफ मैनी फोर्सेस हो और उसकी वजह से जो रिजल्ट बन रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स कहेंगे। अच्छा, ऐसी एग्जांपल में ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरफ राइट साइड पे क्या लगाऊं, 5 न्यूटन की फोर्स और लगाऊं, तो अब ये किस तरफ मूव करेगी? तो अब ये डेफिनेटली टुवर्ड्स राइट मूव करेगी विद 5 न्यूटन फोर्स। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्यों? फोर्सेस तो यही भी लग रही है लेकिन इनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये नेट फोर्स होगी। ठीक। अब न्यूटन क्या कहता है अपने फर्स्ट लॉ में? वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, बुक पड़ी हुई है, पड़ी रहेगी अनटिल अनलेस कोई नेट फोर्स उस पर आकर क्या करे? अमल दरामद ना हो और उसको क्या ना करे? चेंज ना करे। आप इसी तरह देख लें, आप सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में जाकर एक बुक रख दें और 1 साल के बाद जाएंगे तो आपको बुक वो वहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कि कोई वहाँ से जाकर उस बुक को उठाए ना, या कोई तेज़ हवा जो है वो उसको इधर से उधर ना लेकर जाए। अगर रूम क्लोज़ है तो आपको फील होगा जो चीज़ें हम घर में जहाँ रखते हैं और अगर उसको कोई हाथ नहीं लगाता तो वो हमें वहीं मिलती हैं। यही उसने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई नेट फोर्स एक्टिव ना हो। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू। वो कहता है अगर आप इस लॉ को अगर आप देखें तो ये ट्रू है। और वो ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव देम। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स खुद ब खुद मूव नहीं करते कि जब तक उनको कोई मूव ना करवाए। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। वो कहता है अगर कोई एक बुक टेबल पर रखी हुई है तो वो टेबल पर ही रखी रहेगी अनटिल अनलेस कोई उसके ऊपर क्या ना करे? फोर्स अप्लाई ना करे। सिमिलरली इसी तरह अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसको कोई नहीं रोकता तो वो खुद से नहीं रुकती अनटिल अनलेस उसको कोई नेट फोर्स प्रोवाइड ना की जाए। क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो वो कहेंगे सर हम तो कोई चीज़ ऐसे फर्श के ऊपर ऐसे फेंकते हैं बॉल तो थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाती है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स रोकती है।
हमने कहा कि कोई नेट फोर्स ऐसी ना हो जो उसको रोक रही हो। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स आप एग्जेप्ट कर दें तो ये बॉडी कभी भी जो है नहीं रुकेगी। सो इट इज़ बिकॉज ये एग्जांपल इस बुक वाले ने भी दिया है, बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप अर्लियर देन दैट रोल ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। अब फ्रिक्शन खत्म तो नहीं कर सकते, आपको एग्जांपल यूँ दे सकता हूँ कि एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर आपने बॉल को फेंका तो वो जल्दी रुक जाएगी क्योंकि उसके ऊपर पिटमेंट बम्प्स हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पर। और एक बहुत ज़्यादा स्मूथ प्लेन मार्बल पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर आपने बॉल को फेंका तो वही बॉल उसी स्पीड से थोड़ी देर दूर तक जाकर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, उसको रोकने वाली फोर्स कम होगी। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि बॉडीज़ जो हैं वो खुद से नहीं रुकती, उनको रोका जाता है। और अगर उनको रोका ना जाए तो वो खुद से कभी भी ना रुकें। इट इज़ बिकॉज रफ सर्फेसिस ऑफर ग्रेटर friction. If there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop. Thus Newton's first law of motion states a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provide no net force acts on it. तो डेफिनेशन क्या हुई बेटा, बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो कहता है बॉडी कंटिन्यू करेगी अपनी हालत कौन सी, रेस्ट या फिर कौन सी, यूनिफॉर्म मोशन की, स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये लॉज जितने भी मोशन के हैं ये स्ट्रेट लाइन के लिए, यानी हम सर्कुलर की बात नहीं कर रहे। लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसको कोई नेट फोर्स प्रोवाइड ना की जाए। अब नेट फोर्स की डेफिनेशन मैंने भी आपसे पूछा तो आप राइट साइड पर देखेंगे ब्लू येलो बॉक्स के अंदर कि नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर हमने 2 की बात की थी तो 0 है, हम अगर 3 का एड ऑन करेंगे तो 5 न्यूटन फोर्स से किस तरफ जा रहा था, राइट साइड पर जा रहा था। ठीक है, ओके। अब वो ये कहता है कि इनर्शिया क्या है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया ये करता है कि वो अपने अंदर चेंज नहीं लाने देता। कैसे चेंज नहीं लाने देता, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहे, चल रहा है तो चलता रहे, मुझे कोई रोके ना, मेरे अंदर कोई चेंज ना लेकर आए। इस चेंज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी की इनर्शियल पावर। तो न्यूटन्स ने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस कोई उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है। देखें, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये अंडरलाइन कर लें, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो वो कहता है वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। अक्सर आपने देखो, अगर आपने कभी मेट्रो का भी सफ़र किया हो तो मेट्रो में अगर ज़्यादा रश होता है तो आपको इस तरह खड़े होकर जाना पड़ता है। ओके, या यूनिवर्सिटीज़ की बसेस, कॉलेजेस की बसेस में अगर ज़्यादा हो रहा है रश तो आप क्या करते हैं, खड़े होकर जाते हैं। दुनिया में हर जगह मेट्रो पर जो है डेफिनेटली ज़्यादा रश होता है तो कुछ लोगों को सीट्स मिलती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती, तो वो खड़े होकर जाते हैं। अब वो आप खड़े होकर जा रहे हैं सर, और अपने ध्यान में जो ड्राइवर है वो क्या करता है। अब हमने, आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई एक बॉडी जा रही है और वो किससे जा रही है जी, वो जा रही है किसी भी स्पीड से, तो उसके अंदर बैठे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो भी उतनी स्पीड से जा रहा होता है। वो रिलेटिव रेस्ट में तो होता है अपने पैसेंजर्स के हवाले से, और बाहर वालों के हिसाब से वो होता है। अब वो कहता है कि हम इसी तरह स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो आपका जो लोअर पार्ट है वो अटैच हुआ हुआ है उस बस के साथ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो लोअर पार्ट जो आपके बस के साथ स्टॉप, जैसे ही बस स्टॉप होगी तो आपका लोअर पार्ट भी स्टॉप हो जाएगा। हालांकि मूव तो नहीं कर रहे, लेकिन हमने रेस्ट एंड मोशन, आपको याद होगा कि जब कोई बॉडी है ऑब्जेक्ट के अंदर है वो भी एटलीस्ट 120-180 के साथ ही मूव कर रही है एक दूसरे के लिहाज से, तो रेस्ट में, लेकिन बाहर वाले के हिसाब से वो बॉडी भी उतनी स्पीड से मूव करे। और जो अपर पार्ट है वो वांट टू कंटिन्यू इट्स मोशन। ये बात अगर समझें, जो निचला पार्ट है वो क्योंकि बॉडी के साथ अटैच है बॉटम ऑफ द बस, वो जैसी ब्रेक लगेगी वो रुकेगा, और अपर पार्ट जो है वो क्योंकि वो भी उसी स्पीड से ऑलरेडी मूव कर रहा था, उसको रोकने के लिए तो कोई चीज़ नहीं थी, तो वो अचानक आगे की तरफ यूँ करके जर्क लगता है। आपको अंडरस्टैंड करें। और ये कई मतलब आपने देखा अगर इमरजेंसी ब्रेक लगती है तो इंसान आगे की तरफ आता है, और इसी वजह से वो सीट बेल्ट्स जो है वो हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं कि हमें अचानक से जब आगे आने पड़े तो कोई चीज़ हो हमें रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। बात फॉलो कर रहे हैं। तो इसने कहा कि वो हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। क्योंकि इसने कहा कि जो बॉडी का कोई हिस्सा
अब कंटिन्यू रखना चाहता है अपनी मोशन को तो वो कंटिन्यू रखेगा, और जो रेस्ट में रहना चाहता है वो रेस्ट में रहेगा। While lower part of their body in contact with the bus stop with it, hence they fall forward, इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। या इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो डेंजरस ट्रैवल करते हैं कि बस की छत के ऊपर यानी रूफ़ के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं, या जो बस वाले उनको बिठा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसका सबसे ज़्यादा डेंजरस नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऊपर तो बैठ गए चलें, अब जैसे बस ये स्ट्रेट जा रही है, अचानक बस ने क्या लिया, टर्न लिया। टर्न भी क्या ले लिया, शार्प टर्न ले लिया। मतलब आप इस तरह जा रहे थे और आपने यूँ कर लिया। अब जब आप इस तरह जा रहे थे तो आपकी बॉडी इस तरह है और आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मेरी बात को फॉलो करें। अब बस ने तो क्या किया, अपने स्टीयरिंग से अपने आप को इस तरफ मोड़ लिया। तो आपकी बॉडी किस तरफ जाने की कोशिश करेगी, उस तरफ, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन अनटिल अनलेस नो नेट फोर्स। तो अब उसको रोकने के लिए ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। अगर वो नीचे बैठा हुआ होगा सीट के साथ तो वो साथ दीवार के साथ लगेगा, वॉल ऑफ द बस के साथ लगेगा, विंडोज़ के साथ लगेगा जो कि उसको रोकेंगी, सीट के साथ लगेगा, ऊपर तो है ही कुछ नहीं। तो जैसे ही बस ने ये शार्प टर्न लिया, वो तो बस तो इधर हो गई, तो वो इस तरफ जाएगा और उसके बाहर आउटर साइड पर गिरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, जिसकी वजह से वो डेफिनेटली ये सब बस से ऊपर से गुजरना, और अगर खुदा ना खास्ता पीछे से कोई और चीज़ आ रही हो तो उसके लिए बिल्कुल ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि डू यू नो में देखिए, मैंने बस टेक्स अ शार्प टर्न, पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू to inertia that they want to continue their motion in the straight line and thus fall outward। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, बाहर वाली साइड पर गिरते हैं। ठीक है, ओके। अब आप निकाल लें अपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 3.2 के अंदर आपके पास इनर्शिया है, मोमेंटम है और फोर्स है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने ये डेफिनेशंस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करनी है। फिर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है 3.4, what is law of inertia, and 3.5 exercise short question है, why does a passenger move outward when a force takes a turn। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये दो। इसका मतलब है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको सेंड करना है। ठीक है, अभी हमने फोर्स पढ़ ली है, इनर्शिया पढ़ लिया है, मोमेंटम पढ़ लिया, डायनेमिक्स पढ़ लिया, और आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके अंदर एक नेट फोर्स की डेफिनेशन दी है, वो भी ऐड कर। तो ये आपने 7-8 डेफिनेशंस हैं, ये करनी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट तैयार करना है। इसी तरह एग्जांपल्स देना है, थॉरो में करना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लॉ ऑफ मोशंस जो हैं वो आमतौर पर आपके पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग नहीं होता तो फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको ये टर्मिनोलॉजी चैप्टर नंबर 3 की थोड़ी समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा तेज़ भी पढ़ेंगे और ज़्यादा भी पढ़ेंगे, ताकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपको आगे चीज़ों को परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह मैंने ये 2 लेक्चर्स में आपकी काफ़ी हद तक बेस बना दी हुई है। हमने फोर्स को बड़ा डिटेल डिस्कस कर लिया है, हमने मोमेंटम को भी बड़ा डिटेल डिस्कस किया था। इनर्शिया अब आपको पता लग गया, वही इनर्शिया देखें अब आगे आ रहा है। जिसने इनर्शिया पहले नहीं समझा होगा तो फिर उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की समझ नहीं आएगी, और अब जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर नहीं होगा तो वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमने इसी फोर्स की आगे डेरिवेशन पढ़नी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलते हैं, या उसका इम्पैक्ट क्या होता है, या कितनी फोर्स लगने से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और फिर हमें एक
बड़ा अहम जो है वो उसमें फार्मूला मिलेगा, जिसकी मदद से हम आगे जो है वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे और एग्जांपल्स भी हम आपके के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने कैलकुलेटर और रफ रजिस्टर के साथ आपने आना है और इन दो चीज़ों को साथ साथ बेटा तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक कन्फर्म जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है, तो आपने इसको साथ साथ इसी तरह बेटा तैयार करना है और अपना फीडबैक भी दें और डेली की स्टडीज़ डेली करें, क्योंकि अब बेटा आपके पास जैसा सिनेरियो चल रहा है उसमें डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ का हर्ज हम नहीं कर सकते। पहले भी 4-5 माह जो है वो हर्ज रहा काफ़ी ज़्यादा, तो अब आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं वो इसी तरह कंटिन्यू होंगी और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। अगर फिर भी आप को परेशानी हो तो आप हमसे डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, जो है वो वॉइस के ज़रिए भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये वाली तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, ज़रा करेंटली इसको एक्सप्लेन कर दें, तो हम आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो आपने तमाम सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से अच्छी तरीके से करना है और समझ लें कि अब आपकी क्लासेस लगी हुई हैं डेली बेसिस पर। जब आप इंशाल्लाह वापस स्कूल आएंगे आफ्टर ये लॉकडाउन, तो फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और आप फिर ये नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं आई थी तो ये नहीं था। तो लेक्चर्स आप लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।